वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लॉकेश राहुल अकेडमी पर। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th जो मैथ्स हमारी चल रही है उसमें हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। पहले मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो वीडियोस आपकी कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गई थी। मतलब ऐसा कुछ था कि 4-5 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो हमारा सिलेबस था वो 6.4 तक पहुँच चुका है। 6.4 क्लास 10th। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के 6.4 के बारे में जानने वाले हैं, क्वेश्चंस को करने वाले हैं और समझने वाले हैं थ्योरम्स क्या कह रही है किस चीज। तो प्लीज जो वीडियो को पहली बार देख रहा है वो प्लीज प्लीज जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, कब करेगा? क्योंकि पूरी वीडियो को देखने के बाद करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो वीडियो पर सिर्फ देखने के लिए आए हैं उसको नहीं है कि मतलब मुझे क्या करना है वीडियो का, प्लीज़ वो वहाँ पर वीडियो को बिना देखे ही जा सकते हैं। जिसको इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ मुझे नहीं देखना है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना देखे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। कि अगर आप वीडियो पर आए हो तो प्लीज़ वीडियो को देख कर ही जाइएगा। अगर जो इस मन से आए हैं कि क्या मतलब यार क्या किस तरीके से पढ़ा रहा है ये वो है, तो आप प्लीज़ जा सकते हो। क्यों कोई भी आपको फोर्स नहीं है। आप और भी लोग पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लीज़ अगर वीडियो पर आए हो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है आपको वीडियो को रेडी करने में, से प्लीज़ थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स बनता है कि आप या तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो पर आए हो तो, और वीडियो पर नहीं आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, अगर आए हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए, तो थ्योरम जो है हमारी 6.4 है। 6.4 थ्योरम क्या कहती है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन और उसको समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समरूप त्रिभुज मान लिया ए बी सी और पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं, कि क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर मीन्स कि इनकी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एबीसी का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी संगत भुजाएं, तो इधर इधर की अगर मैं ए भी लेता हूँ, इधर की मुझे लेनी होगी पी क्यू, इसका वर्ग। सेम इधर मैं ए सी लेता हूँ, इधर मुझे लेना होगा पी आर, और इधर सेम ऐसे ही इधर मैं बी सी लेता हूँ तो इधर लेना पड़ेगा मुझे क्यू आर। ठीक है, ये है एक थ्योरम जो कह रही है। एक मिनट में, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अपनी इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ, अब दिखेगा आपको। ठीक है, देखिएगा, तो ए सी स्क्वायर अपन पी आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर, इन सभी का रेशियोज आपस में बराबर होता है। एक यहाँ पर ये जो मीडियंस दी हुई है इनका भी आप कर सकते हो, पी एन अपॉन पी एम अपॉन पी एन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है इसका थ्योरम का कहने का मतलब कि इनके रेशियो, इनके जो क्षेत्रफल है, इनके एरिया है पी बी सी और पी क्यू आर का, उनका दोनों का रेशियो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये है इसका इम्पोर्टेंट थ्योरम। इसका मतलब मीन क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली। मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये खेत क्या है। ठीक है, ये तो आपकी थ्योरम थी। थ्योरम क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। एक्सरसाइज हमारी 6.4। ठीक है, अब एक्सरसाइज 6.4 यानी प्रश्नावली 6.4 है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कुछ कह रहा है। मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं। ए बी सी, डी ई एफ, ए बी सी, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर, 121 सेमी स्क्वायर, 64 सेमी स्क्वायर, 121 सेमी स्क्वायर। यदि ई एफ बराबर 15.4, ई एफ जो दी हुई है ये है 15.4, तो बी सी ज्ञात कीजिए। बी सी के बारे में हमको पूछ रहा है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी ई एफ
इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा आपस में बराबर, स्क्वायर का जो अनुपात है हमेशा आपस में बराबर होगा किसके, क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा, ये इधर इधर ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, इधर बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए क्या, सिर्फ बी सी अपॉन ई एफ चाहिए हमको, तो इन वालों से तो हमको कोई मतलब है नहीं है, हमको तो वो लेना है जिससे हमको काम है। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी ई एफ, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। देखिए, अब बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर हो गया, तो अब एरिया ऑफ ए बी सी कितना दिया हुआ है 64, डी ई एफ कितना दिया हुआ है 121, बी सी कितना दी हुई है एक्स, और ई एफ कितना दी हुई है 15.4। फिर इसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर करता हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 11। ठीक है, ये हो जाएगा x अपॉन ये हो जाएगा 15.4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, x बराबर 8 इंटू 15.4 बट्टे में 11, और इसको आप सॉल्व कर लोगे, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा वो एटलीस्ट 11.2 निकल कर आएगा। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट क्वेरी ना हो, सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था। सभी कुछ थ्योरम्स में मैंने सभी संगत भुजा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर कर लिया और एरिया को भी इक्वल कर दिया। दोनों आपस में सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा। चलिए ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। तो पहले एक समलंब बना लेते हैं। समलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रपेजियम। समलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रपेजियम। तो बना लेते हैं एक ट्रपेजियम। एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और एक फिगर ड्रॉ करता हूँ अलग से। ट्रपेजियम, एक मिनट वेट करना जरा, ट्रपेजियम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ट्रपेजियम, ट्रपेजियम किधर है मेरे भाई, मिल गया। ट्रपेजियम इसमें नहीं दिया हुआ है शायद। चलिए ठीक है, तो इसको हाथ से ही बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, दिया है पर उल्टा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ही काम चला लेते हैं। ठीक है, ये है आपका ट्रपेजियम, उल्टा दिया हुआ था, क्या किया जाए, इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं। ये आपका जो ट्रपेजियम है, इसमें मैं मान लेता हूँ ए बी सी और डी, और ये क्या हो जाएंगे इसके, ये इसके हो जाएंगे आपके डायगोनल्स। क्या हो जाएंगे आपके डायगोनल्स। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स है ये दोनों, सामने के अपोजिट एंगल्स है। और देखिए कौन सा वाला, ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के, और ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के। ठीक है,
ये सभी चीजें लिखने के बाद में अब मैं इस चीज को ड्रॉ कर भी कर लेता हूँ। पहले देखते हैं गिवन में क्या है हमारे पास में। गिवन में है हमारे पास कि ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर है 2CD तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो AOD और COD के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए मुझे। चलिए, तो पहले तो हम दिखा सकते, पहले हम कोशिश करेंगे कि AOB और COD त्रिभुज एक दूसरे में समरूप है कि नहीं। अगर ये समरूप निकल कर आ जाते हैं तब हम उस थ्योरम 6.6 का यूज कर सकते हैं कि संगत भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यूज करते हैं जब इसको हम कि इन ट्राइंगल DOC या AOB एंड DOC में, ठीक है, AOB और DOC में जब हम बात करते हैं तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, ठीक है। ये क्या है, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर एंगल है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। ये कैसे है? अपोजिट एंगल से, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है इसमें अंदर हमको? और हमको ये करना है कि और देखते हैं क्या इसमें बराबर है। तो मैं कहूंगा कि DCO इज इक्वल टू एंगल OAB बिकॉज these are alternating एंगल। क्योंकि देखिए ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। सेम एज क्या? CDO इज इक्वल टू OBA, ये भी इसके ऑल्टरनेट है, ठीक है। जब तीनों एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट है तो वाई थ्योरम 6.6 नहीं सॉरी वाई थ्योरम AAA से तीनों कोण जब आपस में बराबर हैं तो ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू सिमिलर है ट्राइंगल COD के, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं आपस में? सिमिलर है। कैसे हैं? सिमिलर है। अब जो दोनों सिमिलर हैं तो इसमें हम थ्योरम 6.6 का यूज कर सकते हैं। 6.6 क्या है हमारी थ्योरम? कि एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB अपॉन CD, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगी। तो मैंने स्क्वायर के बराबर कर दी। AB की वैल्यू हमको गिवन में थे 2CD अपॉन CD, CD से CD कैंसिल तो बचेगा 4:1। ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा आपका 4/1। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि किस तरीके का आपको डाउट आया, तो इससे मैं आपको डाउट सेशन लेकर सॉल्व करा सकता हूँ। वैसे आपको पूरा सोल्यूशन मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, आई थिंक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 3। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आकृति 6.44। इसके अंदर आकृति 6.44 नहीं दी हुई है। एक मिनट में जरा देखता हूँ, वेट कीजिए। देखिए इस तरीके की आकृति है जो आकृति 6.44 है आपकी, इसमें नहीं दी गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC, एक आधार है जरा, ये रहा जो आपका आधार है BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC एक मिनट, इस टी को मैं ठीक से बनाता हूँ। DBC दिए हुए हैं, एक मिनट ये मेरी कट गया इसमें से, ठीक है। AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे, AD BC को ऊपर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है, यानी कि
प्रूव करना है हमको एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये तो हो गया एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ डी बी सी का। ठीक है, ये तो हमको प्रूव करना है ए ओ अपॉन डी ओ को। अब देखना ये है कि इसको प्रूव करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना है, गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, सिर्फ गिवन में हमको दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स है ए बी सी और एक और है आपका कौन सा डी बी सी। डी बी सी दोनों कैसे हैं, सेम बेस के हैं, सेम बेस। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस पे से एक परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री का, और इस पर से भी एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूं। ठीक तरीका से नहीं खींच पा रहा, लेकिन ये एक परपेंडिकुलर है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है, ये भी एक 90 डिग्री का और ये भी एक 90 डिग्री का मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या है कि इसमें क्या दिख रहा है, ये एंगल, इधर एक एंगल है और इधर भी एक एंगल है। तो मैं अब एरिया निकालता हूँ, किस चीज का एरिया निकालना है मुझे, कि मैं एरिया ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी का निकालता हूँ। तो हमको फॉर्मूला आता है 1/2 बेस, बेस है बी सी अपॉन हाइट। हाइट क्या है हमारी, इसको नाम दे देते हैं ए एम और डी ओ पी नाम दे देते हैं इसको। तो हाइट है हमारी ए एम और डी बी सी में क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट जो है आपकी वो हो जाएगी आपकी डी और पी, क्या हो जाएगी आपकी डी पी। ठीक है, बी सी से बी सी कैंसल और 1/2 से 1/2 कैंसल, बचा आपका ए एम अपॉन डी पी। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी बी सी, ए एम अपॉन डी पी। तो इतना निकल कर आया है ए एम अपॉन डी पी, लेकिन लाना था हमको ए ओ अपॉन डी ओ। तो देखिए इसको कैसे निकाल कर लेके आते हैं। तो इन ट्राइंगल, जो हमने ट्राइंगल्स बनाए उनकी बात कर रहा हूं मैं, ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी पी ओ। ए एम ओ और डी पी ओ में, ए एम ओ डी पी ओ में क्या है, ए एम ओ एंड डी पी ओ कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ईच 90 डिग्री दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर एंगल से। इस ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर ए ओ एम इज इक्वल टू, एक मिनट, देखिए तो मैं क्या लिख रहा था कि ए ओ एम, ए ओ एम और इधर है आपका डी ओ पी, डी डी ओ पी दोनों आपस में कैसे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल है तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इससे ये एंगल इस वाले के बराबर है। अब जब दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए तो बाई ए ट्राइंगल ए एम ओ सिमिलर होगा डी पी ओ के। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो हमको क्या मिलेगा, दोनों आपस में सिमिलर है तो हमको मिलेगा कि ए एम अपॉन डी पी का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए ओ अपॉन डी ओ के रेशियो के। तो इस इक्वेशन से जब ए एम अपॉन डी पी बराबर ए ओ अपॉन डी ओ, तो इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ अपॉन डी ओ, किसकी जगह पर, इसके बराबर में। तो क्या हो जाएगा हमारा कि एरिया जो है, एक मिनट में अपनी पहले फिगर को मैं अपनी को निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखना आप, तो जब यहाँ से मैंने ए एम अपॉन डी पी की जगह पर ए ओ अपॉन डी ओ पुट कर दिया, तो एरिया निकल कर आ गया आपका ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। यही हमसे प्रूफ करने की वो कह रहा है।
सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कोई भी क्वेरी या एरर आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, तो दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं कि एक समरूप त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। तो गिवन में हमको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमको कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। मैं इसके अंदर डिवाइड करता हूँ तो एरिया बराबर ए बी सी अपॉन एरिया बराबर डी ई एफ इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा 1। ठीक है, तो यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, इस चीज के बारे में हमको बताना है। देखिए पहले मैं फिगर भी बना लेता हूँ, इसका एक काम करता हूँ। तो मैं दो त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो मैंने कर लिया ए बी सी को और एक मैंने कर लिया डी ई एफ को। ठीक है, अब ये दोनों में एरियाज तो बराबर है। तो जब दोनों के एरियाज बराबर हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की क्वालिटीज जो होती है वो क्या होती है, इनके एरियाज बराबर, तो इनके साइड्स भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। साइड भी कैसे होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। एरियाज आपस में बराबर है तो इनका रेशियो 1 है। क्या होगा, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी तो निकल कर आ सकता है कि ए बी अपॉन डी ई का रेशियो का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया के बराबर होता है ये भी। तो मैं इसको एरिया के जब ये बराबर दिए हुए हैं तो मैं एरिया को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर देन ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर देन बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। ये भी एक ही के बराबर होगा क्योंकि एरिया के ही बराबर होते हैं ये सभी। और मैं सभी का अगर स्क्वायर हटा देता हूँ तो ए बी अपॉन डी ई बचेगा, ए सी अपॉन डी एफ बचेगा, बी सी अपॉन ई एफ बचेगा। ठीक है, ये तीनों आपस में कैसी आई हैं, साइड्स आपस में बराबर आई हैं। कैसी आई हैं, आपस में बराबर। तीनों जब साइड आपस में बराबर आई हैं, जब तीनों साइड बराबर आती हैं तो बाई थ्योरम एस एस एस, बाई थ्योरम एस 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 त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। बहुत ही सिंपल तरीके वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं है, आपकी क्लियर समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट या क्वेरी कोई आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदुओं क्रम से डी ई एफ है। एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। मैं ड्रॉ करता हूँ इससे अलग सा एक फिगर, अच्छा सा ट्राइंगल लेकर ऐसा। इसका कलर चेंज करते हैं। इसका कलर वाइट रहने देते हैं, वाइट नहीं रेड ग्रीन करते हैं। ऐसा कलर ठीक है, इसमें क्लियर दिखेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये है एक हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए और ये है बी और ये है हमारा सी। अब ये कह रहा है ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु। ए बी का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट में यहाँ मान लेता हूँ
ए सी का मिड पॉइंट में यहाँ मान लेता हूँ, बी सी का मिड पॉइंट में यहाँ मान लेता हूँ। अब इन तीनों को मैं आपस में मिलाकर एक नया त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तीनों को मिला देता हूँ। तो एक नया त्रिभुज बना आपका। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, क्रमशः डी। ए सी का बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई। और ये बन जाएगा एफ। तो एक नया जो ट्रायंगल बना है ए बी सी के अंदर ही बना है, वो है डी ई एफ। अब कह रहा है कि डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमको जो निकालना है, यानी जो हमको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, वो चीज क्या है, वो चीज है डी ई एफ का जो रेशियो है मुझे फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ए बी सी से। किसका, एरिया का, एरिया और एरिया। ठीक है, इस चीज को हमको निकालना है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या। देखिए अब एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी। पहले सिंपल हम इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं। देखिए एक थ्योरम होता है जो आपको पढ़ा होगा अपने क्लास 9th के अंदर, और नहीं भी पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए। और वो ये है कि देखिए जब कभी भी दो ट्रायंगल्स के, यानी एक ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाकर न्यू ट्रायंगल बनाया जाता है, या फिर कोई भी एक ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट्स को मैंने मिला दिया ये वाला, तो इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में एक रिलेशन होता है। वो ये होता है कि ये वाली जो ऊपर वाली साइड है वो दोगुनी होती है नीचे वाली साइड के। कैसी होती है, दोगुनी। यानी कि इसका मैं हाफ करूंगा तो इसके बराबर आएगा, इस वाली का हाफ करूंगा तो। जैसे कि मान लीजिए कि ये डी ई है और ये ए बी सी है, तो रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि डी ई बराबर होता है हाफ ऑफ बी सी। रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर इस रिलेशन को मैं अप्लाई करता हूँ इसके अंदर, तो मुझे कहाँ अप्लाई करना होगा, क्योंकि मुझे जिस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं अप्लाई करता हूँ कि डी ई की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 1/2 ए सी के। कब होता है, जब जब मिड पॉइंट्स मिलते हैं, और क्या होता है कि जब डी ई पैरेलल होता है ए सी के, और मिड पॉइंट्स और होते हैं जो क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो डी ई बराबर हाफ ऑफ ए सी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल बी, एक मिनट, इन ट्राइंगल बी ई डी एंड बी सी ए। ठीक है, बी ई डी और बी सी ए में जब बात करते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो क्या है, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू होगा एंगल बी सी ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सेम एज सभी एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये देखिए ये वाला जो कोना वाला एंगल है इस वाले कोने वाले के एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से और कौन सा एंगल है, कोण बी, तो इनमें से दोनों में एंगल बी इज कॉमन इन टू ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या है, एक कॉमन एंगल है, बी क्या है, कॉमन है जो दोनों में है। एंगल बी डी ई, बी डी ई इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए सी के, ये भी कॉमन, ये भी बराबर है। तो बाय थ्योरम, बाय ए से ट्रायंगल बी ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए के। ठीक है, तो जब इसका एरिया निकालते हैं इन दोनों का, तो एरिया ऑफ बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ बी सी ए, या ए बी सी जितना भी है पूरा कंप्लीट है ये, तो क्या होगा, लेना होगा हमको, दो साइड्स को ले लेते हैं। क्या साइड लेनी है, डी ई अपॉन ए सी का स्क्वायर। दो साइड डी ई ले ली और इसकी ए सी ले ली। तो डी ई की वैल्यू हमने निकाली है, क्या निकली है, डी ई, अगर ए सी बराबर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, 2 डी ई बराबर ए सी। ए सी की जगह पर जब मैं पुट करता हूँ तो 2 डी ई पुट करना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि बी ई डी का जो मान आया है वो 4 आया है, तो बी सी ई का मान आया वो, सॉरी बी ई डी का मान आया है वो 1 आया है,
और बी सी ई यानी पूरे ट्रायंगल का मान आया है 4 और इसका मान आया है 1। ऐसे समझ के चलते हैं कि बी ई डी कितना है, ये वाला, तो इसका वैल्यू है 1 और पूरे ट्रायंगल का वैल्यू है 4। तो ये कितने ट्रायंगल्स बनने हैं इसके अंदर, 4 ट्रायंगल्स बनने हैं, तो पूरा ट्रायंगल्स का जो सम होगा 4, जो पूरे ट्रायंगल्स का एरिया निकल कर आया है, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल कर आया है मेरा 4। तो मैं सभी को एक एक में बांट देता हूँ क्योंकि सभी इक्वल्स हैं, एक इसके और एक ये और एक ये और एक ये, सभी में एक 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 मैंने बांट दिया। ठीक है, सभी में बांट दिया। तो अब पूछ क्या रहा था हमसे, डी ई एफ और ए बी सी। तो डी ई एफ का कितना रेशियो एरिया है 1 और ए बी सी का कितना है 4, तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 1/4। तो सेम है उसी के बराबर निकल कर आएगा जो जितना ये निकल कर आया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश की है। बहुत से क्या है कि इसमें एक्स भी मान सकता हूँ मैं, फिर उसको सॉल्व कर सकता हूँ, पर नो ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4 दिया हुआ है तो चारों को एक 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 में बराबर बांट सकता हूँ मैं, क्योंकि सभी एंगल्स के जो है आपस में सभी एंगल सिमिलर हैं। ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, सभी के एरियाज बराबर होंगे। तो एरियाज को मैंने बराबर किया, तो छोटे वाले छोटे वाले ट्रायंगल 1 का रेशियो दिखाना है बड़े वाले ट्रायंगल्स के साथ, तो 1/4 निकल कर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। क्वेश्चन नंबर है 6। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात वर्ग होता है। सिद्ध कीजिए ना, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो मैंने मान लेता हूं एक समरूप त्रिभुज है आपका ए बी सी, ए बी सी, एक मान लेता हूं मैं डी ई एफ, डी ई एफ। तो ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। ए बी सी इज डी ई एफ के, ठीक है, दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरियाओं का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, इनकी संगत माध्यिका। तो माध्यिका बना लेता हूं मैं, ये माध्यिका और ये भी माध्यिका, ए बी सी डी ई एफ जी और एच मान लेता हूं। तो ए जी और डी एच माध्यिकाओं के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, अनुपात के वर्ग के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, किस और सॉल्व कैसे करते हैं इसको आसानी से समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि अब इसमें क्वेश्चन में पहले ही से ही कुछ कह के दिया हुआ है जो गिवन में है। वो गिवन में क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल जो मेरे पास दिए हुए हैं ना, वो दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो हमको पता है कि साइड्स का रेशियो आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी डी ई, बी सी ई एफ, ए सी डी एफ, ये आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। हमको ये पहले से ही दिया हुआ है, तो इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया है ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ। पता क्या है हमको, एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार, आधार है हमारा बी सी, थोड़ा ऊंचाई हो जाएगी हमारी ए जी, 1/2 आधार ई एफ और ऊंचाई हो जाएगी हमारी डी एच। ठीक है, अब 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए बी सी अपॉन में ई जी ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ। देखिए ये रेशियो, जो एक चीज और इसमें लिखना भूल गए हम कि ए बी सी और डी ई एफ जो दी हुई है तो दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो क्या होता है, समरूप त्रिभुजों में साइड्स का रेशियो तो बराबर होता ही है, साथ में जो माध्यिका दी हुई है ना, इसका भी रेशियो आपस में बराबर होते हैं साइड्स के, यानी ए जी अपॉन में डी एच के। ठीक है, तो अब क्या करना है, बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ किसके बराबर रख सकता हूँ मैं, ए जी अपॉन में डी एच के। तो ए जी अपॉन में डी एच के, ए जी अपॉन में डी एच, ए जी और ए जी क्या हो जाएगा आपका, ए जी का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एच का स्क्वायर। यही चीज हमको प्रूव करनी थी
कि एरिया का जो रेशियो है वो उसकी माध्यिकाओं के रेशियो के बराबर के माध्यिकाओं के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो स्क्वायर निकल कर आ गया। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया। बहुत इजीएस्ट मेथड से मैंने कराने की इसको कोशिश की है, जिससे बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग बनाते हैं पहले तो। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एक भुजा पर बना लेते हैं का त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए, तो मैंने एक मान लिया इस जगह पर एक वर्ग है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, किसी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जो ठीक से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज है और एक विकर्ण पर एक विकर्ण ले लेते हैं, उसको मानकर इसको भुजा मानकर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, ठीक है। ये दोनों मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिए। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर ए बी सी, इसको सी, ए बी सी डी ई इसको मान लेते हैं और एफ इसको मान लेते हैं। अब बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ डी लिखना मुझे डी बी एफ, इनका रेशियोज मुझे निकालना है कि वो आधा होगा कि नहीं होगा, ये चीज सिद्ध करनी है मुझको। यानी इसका मतलब है कि 1/2 आना चाहिए इसका, ठीक है। कैसा है? 1/2 आना चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ कि लेट कर लिया कि जो हमारा ए बी सी जो आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी जो स्क्वायर है हमारा, ए बी सी क्या है हमारा स्क्वायर है, ए बी सी डी, इसकी एक साइड है, जो साइड है इसकी वो मान लेता हूँ मैं ए है, ये ओ ए हो जाएगी, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। और डायगोनल कितना होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है हमारा √2 इंटू साइड, ये हो जाएगा √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। तो डायगोनल की साइड कितनी हो जाएगी? √2 इंटू ए, ठीक है। ये भी सभी √2, ये ए हो जाएगा, ये भी ए, ये √2 इंटू ए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, √2 इंटू ए। अब हमको पता है कि हमको पता है क्या, थ्योरम बाय थ्योरम 6.6 से हमको क्या पता है, बाय थ्योरम 6.6 से हमको ये चीज पता है कि एरिया ऑफ ए बी ई अगर मैं निकालता हूँ और एरिया ऑफ डी बी एफ अगर मैं निकालता हूँ, तो इनकी साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए वो। अब ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए बी की वैल्यू है ए, और डी बी कितना है? डी बी है आपका √2 है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर है लगा हुआ है, स्क्वायर से √2 कट जाएगा तो बचेगा 1/2। तो एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी एफ। यही हमको प्रूफ करना था। चेक कर लीजिए आंसर को। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन क्या कहना चाहता था और करना कैसे है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी और डी ई एफ दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए बी सी एंड डी ई एफ दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। एक मिनट बैटरी लो, चार्जर किधर है यार। ठीक है, देखिए ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। मैं पहले तो एक समबाहु त्रिभुज ही बना देता हूँ। ये यार किस तरीके से बनता है त्रिभुज। ठीक है, ए बी और सी, और डी जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु मान लेता हूँ मैं डी। तो डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है और त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के डी बी डी ई, तो डी बी ई बी डी ई, तो मैं ए यहाँ पर मान लूंगा, ये हो जाएगा ए। ये भी मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु ही होगा। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो ए बी सी और डी बी डी ई के क्षेत्रफलों का मुझे अनुपात बताना है। तो ए बी सी की मान लेते हैं कि ये पूरी जो साइड है वो एक्स है, ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी x/2। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो ये भी x है, तो ये कितनी हो जाएगी x/2। ठीक है, तो अब हमको क्या पता है कि ए बी सी और डी ई एफ है। थ्योरम 6.6 से हमको क्या चीज पता है कि इनके रेशियोज का जो है साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर ही इनके एरियाज के बराबर होगा। तो ए भी कितना है x और डी भी कितना है आपका x/2। ठीक है, तो मैं इसको पूरा एक होल में लिख देता हूँ। तो x से x कैंसिल हो जाएगी और ये कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 4। तो ये ऊपर 4, सॉरी 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4/1। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक साइड को x मान लेते हैं तो दूसरी इसकी मिड पॉइंट थी, तो x/2 निकल कर आ गई और फिर रेशियोज वाले थ्योरम 6.6 को लगा करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात दिए हुए हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है। मान लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दिए हुए हैं और इनकी भुजाओं के रेशियो दिए हुए हैं, यानी कि ए बी अपॉन डी ई का रेशियो दिया हुआ है 4:9। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, इतना निकालना है। क्या होगा, इनकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा ए बी अपॉन डी के स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमको ए बी अपॉन डी कितने दी है, 4/9। स्क्वायर करूंगा तो 4 से 16 और 9 9 81, 16 रेशियो 81। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई हो। 1 शॉट में मैंने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन कम थे, पूरा क्लियर समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा 1.2 पर। तब भी कोई क्लियर डाउट नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, धमाकेदार वीडियो जो कि हमारी 6.5 की है और ये 6 का सीरीज चलता हुआ चल रहा है और न्यू एक सीरीज लॉन्च करने वाले पढ़ाने वाला हूँ मैं, एक 1 शॉट में रिवीजन, जिसे हम रिवीजन कह सकते हैं। 1 शॉट जैसे कि 3 एक्सरसाइज 4 का 1 शॉट, एक्सरसाइज 3 का 1 शॉट, तो जिसको भी पढ़ना हो प्लीज ज्वाइन कर सकता है, आसानी से बड़े रिवीजन होने वाला है उसमें हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो अगर आपने पूरी कंप्लीट देखी हो तो बिना चैनल को सब्सक्राइब हुए मत जाइएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो।